ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં મહાકવિ કાલિદાસ 19મો પાઠ જેની આપણે ચર્ચા કરીશું. महाकवि कालिदास गद्य के लेखक हैं नरपत हड़वेचा. नरपत हड़वेचा. हड़वेचा उसका उपनाम है, ये उनका नाम. विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हो कि कालिदास का नाम सुनते ही हमें संस्कृत भाषा याद आ जाती है, क्योंकि कालिदास जी संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए थे. महामूर्ख माने जाने वाले कालिदास आज महाकवि के रूप में माने जाते हैं. कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं. युवावस्था तक वे निरक्षर थे, अनपढ़, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे. ऐसा कहा जाता है कि वे जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे. इनसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता, है ना. मूर्खता का ये बड़ा उदाहरण है. पूर्व जन्म में मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रम साहित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे. अनपढ़ होना, निरक्षर होना ये गलत तो नहीं है, पर ज्ञान होना जरूरी है. अंतर्ज्ञान. अपने अंतर्ज्ञान से कवि कालिदास विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे. बहुत बड़ी बात है. हम तो पढ़े लिखे लोगों को भी इतने ज्ञानी नहीं मानते हैं. इतने ज्ञानी वे भी तो नहीं दिखते हैं. बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी उसमें ज्ञान का अभाव रहता है, कमी रहती है, उसमें क्षतियाँ रह जाती हैं, क्योंकि वे जो पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं वे ज्ञान नहीं पा रहे हैं. वे सिर्फ अक्षर ज्ञान पा रहे हैं. ज्ञान को क्या, ज्ञान किससे कहते हैं कि जो बातें, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, आप अपने अंतर में, अपने दिल दिमाग में उतार दे, तब आप ज्ञानी बन सकते हैं. आपने उच्च डिग्री प्राप्त कर ली हो पर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो वे सिर्फ कागज का टुकड़ा है. इसलिए आपको पढ़ाते समय मैं हर बार कहती हूँ कि पढ़ाई ऐसी करो ताकि ज्ञानी बन जाओ. जो बात हम आपके सामने रखते हैं, जो घटना आपके सामने रखते हैं, बड़ी बड़ी दिलचस्प होती है और अपने जीवन में उतारने लायक बात होती है. ऐसे बोध, ऐसे संदेश अपने जीवन में लाना चाहिए. तब एक मनुष्य बनता है, अच्छा नागरिक बनता है, ज्ञानी बनता है, महान कहलाता है. ये निरक्षर होते हुए भी कालिदास महान कवि बन गए. और एक ही साहित्य में नहीं, सिर्फ संस्कृत साहित्य में नहीं, हिंदी साहित्य में भी महाकवि बन गए. कैसा हुआ, कैसे हुआ यह सब? बचपन से ये सब नहीं होता है ना. बचपन से मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी से ज्ञानी बन जाओ. ये ज्ञान धीरे धीरे दिमाग में, दिल में उतरता है, तब जाकर समझ में आता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है. और ये मैं जानता हूँ, मुझ में ये ज्ञान है. ऐसी समझ आपको आ जाती है ना, तब आप अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे संदेश को, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपना लेते हो और अच्छे बन जाते हो.
ठीक है, तो देखते हैं कालिदास के जीवन में क्या हुआ है। कालिदास माँ काली के भक्त थे और काली के वरदान से मिलने के कारण उसका नाम कालिदास हुआ था। उन्होंने संस्कृत में अति प्रसिद्ध 7 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? संस्कृत में 7 ग्रंथों की रचना की। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि जब आपको कुछ हम समझाते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं, तब आप उसको सुनना चाहिए आपको। अभी से आप ज्ञानी नहीं बनोगे, धीरे धीरे जाकर आपके जीवन में उतरेगा, तब आप ज्ञानी बनोगे। बच्चे जन्म लेते तब से ज्ञानी नहीं होते। कालिदास युवावस्था तक निरक्षर थे, फिर भी इतने ज्ञानी बन गए। जब समझ आती है ना व्यक्तियों में, तब ये ज्ञान उसके अंदर आता है। तो बच्चों को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है, जैसे कालिदास चमके संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में। तो आगे देखते हैं महाकवि कालिदास के लिए क्या परिचय दिया है। महाकवि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं कहा है, पर कालिदास का परिचय हर्षचरित से शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया था। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख उसकी पुस्तक में किया था। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से भी पहले हो गए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम, इस बात का भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। नायक अभिनेता, नायकों लिंग परिवर्तन જોઈએ तो नायकનું लिंग परिवर्तन છે નાયિકા। आप शब्दों પણ लिंग परिवर्तन बने। अभिनेताનું अभिनेत्री, विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वत्ता, कविता, चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। आज के पहले लेक्चर में महाकवि कालिदास का परिचय लेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन और निधन 445 ईस्वी सन में माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन बताया है। जन्म स्थान
उज्जैन। माना है जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। विशेष दर्शनीय, दर्शन यानी देखने लायक, और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। इसीलिए माना जा रहा है कि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन हो सकता है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। सुख का विरोधी दुख, दुख सुख का विरोधी दुख, सुखी का विरोधी दुखी। उज्जैन में कौन राजा था? विक्रमादित्य। साहित्य और कला की उन्नति, उन्नति नो विरोधी शब्द पहला આપણે એનો અર્થ લઈએ। ઉન્નતિનો અર્થ છે પ્રગતિ, બરાબર। હવે ઉન્નતિનો વિરોધી શબ્દ લઈએ તો અવનતિ, પ્રગતિનો વિરોધી લઈએ तो अधोगति। कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। देखिए पुराने समय के लोग कितने कलाकार, कितने ज्ञानी होते थे। उनका जो ज्ञान था ना, वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हमारा ज्ञान इधर ही दब जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम उनको मतलब ज्ञान को अपने जीवन में बहुत कम लाते हैं। इसलिए राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्य काल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल से ही अधिक हुई है। तो हमने यहाँ पर कालिदास जी का जन्म और परिचय दिया, विक्रमादित्य का भी परिचय दिया, और साथ साथ आपको मैं और ये गद्य यही समझाता है कि अपने समय के बुद्धिशाली लोग बने। अपने इस युग में हम महान बने, ज्ञानी बने, ज्ञान का अभ्यास का इतना उपयोग करें ताकि हम भी महानता की चरम सीमा पर पहुँच जाए। यही ज्ञान है, यही बोध है। कला, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतने सारे शास्त्र हैं कि हम कोई भी ज्ञान बहुत ही सरलता से सीख पाते हैं, क्योंकि हम कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में उससे उतारेंगे, लाएंगे, तो हम भी कालिदास के तरह अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को, अपने ज्ञान को चरम सीमा पर पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर मैं कालिदास के प्रकरण का यह पहला लेक्चर पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। आपको आपके नोटबुक में प्रश्न बनाकर एक एक वाक्य में जवाब लिखना है, जो आप कर ही देंगे। ठीक है? नमस्कार।